distinct bags, 3 distinct bags. In how many ways we can distribute 5 identical objects into 3 distinct bags? This is the question. Now, because we changed, first point was distinct to distinct. जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में वो डिस्टिंक्ट थे, अभी आइडेंटिकल हो गए। डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट में क्या होता था, हर एक जो एलिमेंट है उसके पास चॉइसेस होती थी। जैसे यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, 3 बैग्स हैं, आंसर 3 पावर 5 आया था। बट आज वो आंसर 3 पावर 5 नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज आई कैन नॉट से कि ये पहला ऑब्जेक्ट है और उसके पास 3 चॉइसेस है। आई कैन नॉट से द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो मैं बोल रहा हूँ पहला ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज पहला ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दूसरा ऑब्जेक्ट? ये सारे ऑब्जेक्ट्स तो आइडेंटिकल है ना। आई कैन नॉट टैग देम, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम। तो चॉइसेस देना ऐसे केस में गलत हो जाता है। यू कैन नॉट assign them any choices and multiply, वो चीज गलत हो जाएगी। कैन नॉट डू दैट। तो अब क्या करें? इस क्वेश्चन को हमने अभिजीत कैसे सॉल्व किया था, क्या था हमारी अप्रोच? अभिजीत याद है तुझे? यस सर। अभिजीत क्या था बताओ। सर हमने पहले सर लाइक हर एक क्या बोलते हैं वो डिस्टिंक्ट बैग के चॉइसेस देखे थे। नहीं, ये तो गलत बात है। और कोई? सर पहले आपने एक गैप्स बना करा सकते था, हैं। फिर सर मतलब हमने जैसे फिंगर वाले के लिए आपने एक बार बोला था कि कोड फॉर्म में भेजने का, वैसे हमने सोचा कि गैप्स के थ्रू मतलब बीच में हाँ, वही। प्लेस करने का। और फिर तो मैंने मतलब हम पर 2 बिल्कुल सही लाइन से बोल रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर एक लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 2 कट्स लगाने होते हैं। 2 कट लगा दिए तो लाइन जो है देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। यहां पर भी बिकॉज पांचों आइडेंटिकल है, तुम्हें अगर इसको 3 बैग्स में डालना है इसका मतलब तुम्हें एक तरीके से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, एक पार्ट में 2 बॉल्स, यानी फर्स्ट बैग में 2 बॉल्स गई, सेकेंड बैग में 1 बॉल गई और थर्ड बैग में 2 बॉल्स गई। ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। मान लो मैंने ये कट्स ऐसे लगा दिए, ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए। क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट बैग में 4 फर्स्ट बॉल, बैग में 4, सेकंड बैग सेकेंड में 0 और थर्ड में 1 में एक तो ये जो कट्स कह लो, इनको फ्लैग्स कह लो, इनको मैंने फ्लैग्स बोल दिया था। ये वो तरीका है जो तुम्हें आंसर तक पहुंचा सकता है। इसी को मान लो ये तुम्हारा डेरिवेशन है। सो to answer this question, in how many ways 5 identical objects can be distributed among 3 bags, you just need to put these 2 flags. Where? ये flags कहाँ रखोगे? Gaps में। अब अगर तुम सोचोगे गैप्स में रखना है, यानी एक को इस गैप में रखा, कितने गैप्स हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 गैप्स हैं। तो गैप मेथड जो था हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। वो गैप मेथड सही नहीं है। रीजन क्या है? गैप मेथड हम तब यूज करते हैं जब चीजें एक साथ ना आ रही हो। तुमने अगर ध्यान दिया हो, मैंने जो दूसरा एग्जांपल लिखा है, तुम देखो उसमें दोनों फ्लैग्स मैंने एक साथ रखे हैं और ये दोनों फ्लैग्स एक साथ आ सकते हैं, है कि नहीं? ये दोनों फ्लैग्स इसलिए एक साथ आ सकते हैं क्योंकि अगर एक साथ आए तो उसका मतलब होगा कि जो बीच वाला बैग है उसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आना, विच इज अलाउड। दिया हुआ है ऐसा कि आप किसी बैग में कितने भी ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। तो रादर यूजिंग गैप मेथड हम क्या बोलते हैं? we will try to arrange, we will go for arrangement, arrange these 5 identical balls, ये जो ऑब्जेक्ट्स में उनको बॉल्स बोल दिया, with 2 identical flags in a row, because जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट करने का मेथड होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो एक बहुत सिंपल अरेंजमेंट, 2 फ्लैग्स डाल देते हैं एक साथ और 5 बॉल्स रख देते हैं।
इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि पहले बैग में 0 बॉल्स हैं, दूसरे बैग में 0 बॉल्स हैं, और लास्ट बैग में 5 बॉल्स हैं, 0 + 0 + 5. So the number of ways to arrange 5 identical balls with 2 identical flags in a row, जितने ways में तुम ये काम कर सकते हो, this will give you the number of ways to distribute 5 identical objects, balls, into 3 distinct bags. और देखो, अगर तुम इसको, तुम्हें ये तो पता ही है कि इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है भाई? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय 2 5 फैक्टोरियल, factorial into 2 factorial. yes, which is 7c2. आंसर आ गया। तो ये मैंने लास्ट क्लास का जो लास्ट पॉइंट था, यहीं पर हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पर। तो अगर तुम्हें उस टाइम पर दिक्कत हुई हो तो क्या अभी समझ में आया? क्यों भी रजत, क्या ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। और कौन था भी? विवान, विवान तेरे को ये पॉइंट क्लियर हुआ? विवान? यस ठीक है। सर, एक तो चीज पूछना है, हाँ मतलब बताओ। सर अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि क्वेश्चन में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया है सर मतलब हाँ, डिस्टिंक्ट भी यूज नहीं किया होगा और आइडेंटिकल भी मतलब यूज नहीं किया, तो फिर क्या कंसीडर करेंगे? एक लगाओ उसको कान के नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, गधा। अरे जब बताएगा नहीं तो हम करेंगे कैसे यार? सर क्योंकि खैर मतलब चलो, बुकलेट में क्वेश्चन था एक कि उसमें बस बोला था ऐसे 6 रिंग से और उनको हाँ सॉरी सर, 6 मैंने बॉल भी से, देखा और तो फिर देखो, अगर नहीं दिया है तो तुम डिस्टिंक्ट ही कंसिडर करो उसको, अगर आइडेंटिकल होना स्पेशल होता है। लेकिन ये गलत बात है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या तुम ढंग के असाइनमेंट देखोगे ना, तो उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि आइडेंटिकल। ओके सर। अगर बुकलेट में नहीं लिखा है ना, तो तुम उसको डिस्टिंक्ट ही कंसिडर करो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि ये आइडेंटिकल चीजें हैं, डिस्टिंक्ट चीजें हैं। तो अब मैं तुम्हें दोबारा स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, ठीक है? स्टेटमेंट को, हाँ सर वो जो आपने पहला मेथड बताया था कि हम लोग अलग अलग फ्रैग भी रख सकते हैं और साथ में भी रख सकते हैं, तो हम लोगों ने अलग अलग वाला क्यों नहीं किया, साथ वाला क्यों किया? नहीं नहीं, साथ वाला नहीं, मैं दोनों एक साथ कर दिए। जब मैंने कहा कि मैं 2 आइडेंटिकल फ्लैग्स को 5 आइडेंटिकल बॉल्स के साथ अरेंज कर रहा हूँ, तो Yes, एक्चुअली sir. वो फ्लैग्स अलग अलग भी आ सकते हैं, और एक हमने दोनों केसेस कवर कर लिए उसमें ना, क्योंकि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ओके अब ओके ये फ्लैग्स एक साथ भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमने गैप मेथड यूज किया होता तो फिर फ्लैग्स हमेशा अलग अलग होते हैं ना, जो कि जरूरी नहीं है। यस सर इसलिए हमने गैप मेथड यूज नहीं किया, हमने अरेंजमेंट कर दिया। ओके तो नंबर ऑफ वेज, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ना सॉरी, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n identical balls among r distinct bags will be same। ये जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, मैं उसको लैंग्वेज में लिखवा भी रहा हूँ। विल बी सेम एज n चीजों को जो आइडेंटिकल हैं, उनको r डिस्टिंक्ट बैग्स में जो डालने के तरीके होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होंगे, दिस विल बी सेम एज व्हाट? arrangement of what? n N identical and n R identical and R r minus minus 1 1 bags. n-1 balls with r minus 1। माइनस 1 क्यों हुआ तुम्हें पता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 कट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 ही कट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए r minus 1 with r minus 1 flags, identical flags, identical flags. Arrangement of n identical balls with r minus 1 identical flags in a row. और ये जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको
इसका आंसर सबको पता है। पहला ट्रिकी लग रहा था कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट दूसरा को पता है और दोनों का आंसर सेम है। इसलिए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है n प्लस r। सर आपका आवाज सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन हैंग हो गया है। सर हेलो सर। हेलो। यस सर। हाँ यार, क्या हो गया? नेट चला गया लग रहा है। आ रही है आवाज? हाँ सर। सर अभी आ रही है। अरे कौन है होस्ट? हाँ भाई, जील अकेडमी होस्ट बनाओ यार। कहाँ है जील अकेडमी? हमको कॉल करके बोल दो। सर ऑडियो डिस्कनेक्ट। ये उनको ऑडियो डिस्कनेक्ट मिला। अच्छा, उनको रिसेप्शन नहीं होगा। कौन था ये? कृतिका मैम थी या कोई और था होस्ट? सर नहीं पता। तुमने आवाज नहीं सुनी? कृतिका मैम ही थी। कृतिका नहीं मैम सर, ही थी। यूजुअली कृतिका मैम ही होती है। सर आपका वॉइस लैग कर रहा है। नहीं अभी तो नहीं कर। नहीं कर रहा है क्या वॉइस लाइव? नहीं सर अभी ठीक है। ड्रॉप हो रहा है।
हाँ भाई, आ रही है आवाज? क्लियर है वॉइस? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ चलो एक बार फिर बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? तो मैं कहता कि ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखो, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो एटलीस्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तुम सॉल्व हो जाएंगे। n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन क्या है? जिन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर क्या है? जिन में करना है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर डिस्टिंक्ट बैग्स हैं। तो ये आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट है, ध्यान रखना। n आइडेंटिकल, आर डिस्टिंक्ट। ठीक है भाई। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट हमारा वो इतना था, वो मैंने रिपीट कर दिया। और शायद एक और बात बताई होगी या नहीं बताई होगी। सिमिलरली मतलब दिस विल बी आल्सो सेम एज जो तुमने अभी आंसर निकाला है। एक और स्टेटमेंट बन सकता है, एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पर। वो क्या होगा? सेम एज नंबर ऑफ whole number solutions to an equation. Equation is like ऐसे कुछ a1 plus a2 plus a3 plus so on to ar is equal to n. तो इस टाइप की इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे? होल नंबर सॉल्यूशंस। होल नंबर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक सॉल्यूशन हो गया इसका n, जीरो को इंक्लूड करके। हाँ n 0 0 0 0। जैसे कि एक सोल्यूशन हो गया इसका n माइनस 2 1 1 0 0 0 0, है ना। तो ये होल नंबर सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? ये काउंटिंग जो है वो बतानी है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम, यानी कि इसका आंसर होगा विल बी n plus r minus 1 c r minus 1. Now would you try to explain why we have same answer here? इस इक्वेशन के जो होल नंबर सॉल्यूशंस हैं उसका आंसर भी सेम ही क्यों आ रहा है? Why? सर हम लोग n को डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग r n को terms में, आइडेंटिकल r n को डिवाइड कर रहे हैं। r टर्म्स में, तो फिर सेम। या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये जो मैंने a1 a2 लिखा हुआ है खुद को एक्सप्लेन करने के लिए केवल लेट। सर मान लीजिए A1 A2 ये सब बैग्स है एंड नहीं, ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं, बैग्स नहीं है। Let ai be the number of balls in the bag bi. इतना बोलते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या? a1 is the number of balls in bag 1, a2 is the number of balls in bag 2, a3 is the number of balls in bag 3, and so on to ar is the number of balls in bag r. हमें करना क्या था? हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r बैग्स में डालना था। तो इन नंबर ऑफ बॉल्स का सम क्या आएगा? व्हाट इज a1 plus a2 plus a3 plus so on to ar? इट्स गोइंग टू बी n. तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, भाई फॉर एग्जांपल मैंने लिखा n 0 0 so on to 0. दिस मींस व्हाट? कि हमने सारी की सारी बॉल्स उठाकर पहले बैग में डाल दी। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने n - 2 1 1। क्या मतलब हुआ इसका? कि फर्स्ट बैग में n-2 बॉल्स गई, सेकंड में 1, थर्ड में 1 और बाकी में कुछ भी नहीं गया। ऑलराइट। तो ये जो इक्वेशन है, अगर ऐसी इक्वेशन आती है और तुमसे उसका सॉल्यूशन पूछा जाए कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे होल नंबर, तो एक बार फिर तुम ये फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर दे सकते हो। फॉर्मूला क्या है? n plus r minus 1 c r minus 1। ठीक है भाई। तो दो टाइप से ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, या तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, या फिर ये इस टाइप की एक इक्वेशन फॉर्म करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट करो।
या नोट कर चुके हो उसको भी? लिखवाया था हमने पहले उसको, कर लिया था सर। हाँ सर सर कर दिया। लिख दिया था, ठीक। ओके, तो सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। अच्छा, सबको क्लियर है भाई? कृष्णा, कृष्णा तुम्हें यस क्लियर है? सर। हाँ सर। समझ गई ना? ठीक है, ओके। तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन जैसे मेरे भी क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ नया लग रहा है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है ये। फाइंड द total number of ordered quadruples A, B, C, D, which will satisfy the given equation. If first part is A, B, C, D belongs to W, यानी A, B, C, D सारे होल नंबर्स हैं, तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन के, अच्छा ये ऑर्डर्ड क्वाड्रपल्स मैंने इसलिए लिखवाया कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में देखते हैं आंसर पता होने के बाद भी। तो जो तुम सोल्यूशन निकाल रहे हो ऑर्डर्ड है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे n, अरेंजमेंट काउंट करेगा ना, अरेंजमेंट काउंट हो रहा है, यस, मतलब n 0 0 0 के साथ साथ 0 0 n 0 0 0 0, ये एक अलग सोल्यूशन काउंट होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज हमारे लिए सारे वेरिएबल्स अलग है ना। a1 की वैल्यू n होती है कि a3 की वैल्यू n होती है, ये चीज अलग है ना यार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, जब हम इसका सोल्यूशन देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या है हमारा फॉर्मूला? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। सो व्हाट इज n? n क्या है भाई यहाँ पे रजत? n क्या है यहाँ पर? 4। n नहीं 4 नहीं है। सॉरी नहीं सर गलती गधा से हो बोला। गया पूरा यार, मतलब ऐसी गलती कैसे हो सकती है? मतलब यहाँ पे इक्वल टू n लिखा हुआ है और सर यहाँ नहीं पे मैं इक्वल दूसरा 10 देख लिखा रहा हुआ था, है, मैं दूसरा देख रहा उसके था। बाद भी नहीं गलत सर, नहीं सर वैसा नहीं, ये तो है। क्या आंसर आ गया भाई? आंसर आ गया 13C3। 13C3 कितना होता है 13C3? कैलकुलेट करो। 286। कितना? बस? 280। अच्छा, मुझे 26 11, हाँ 575 ठीक है ना। कुछ नहीं सॉरी 11 into 2 into 30। 11 into 26। हाँ भाई 11 into 26। 26 11 हो गया भाई, तो याद हो गया हम लोग को, है कि नहीं? 26 11 हो गया, ठीक है। 286, आंसर इज 286। इसके 286 सॉल्यूशंस होंगे जो कि होल नंबर सॉल्यूशंस है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव वाले और जीरो भी इंक्लूड हम कर रहे हैं। तो 286 सॉल्यूशंस हैं उसके। कितना फैसिनेटिंग है यार कि एक इक्वेशन दी है, चार चार वेरिएबल्स हैं, उसके आंसर्स कितने आएंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, फिंगर सर काउंटिंग। नेचुरल नंबर्स लेंगे केवल तब क्या होगा? अभी आ रहे हैं, वही तो फर्स्ट पार्ट था, वो सर एक सेकंड पार्ट डाउट है। पे आते हैं। हाँ डाउट है, सर बताओ। अगर अनऑर्डर्ड होता तो सिलेबस से बाहर निकल जाता है, बट मैं बताऊंगा तुम्हें, नहीं तो मतलब वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वो इससे सर नहीं, तब तो फॉर्मूले से नहीं। मैनुअली हो जाता ना, अगर 10 है केवल तो मतलब केवल हाँ मतलब डिवाइड नंबर करके छोटा होगा, हाँ तुम मतलब केस बना नंबर के कर छोटा है सकते हो, तो लेकिन फिर उसका तरीका है, उसकी भी काउंटिंग का तरीका है, वो बताऊंगा मैं, सिलेबस के बाहर है लेकिन वो। अच्छा, व्हाट इफ दे आर नेचुरल नंबर्स? सर व्हाट इफ 9C दे आर 282 सर जीरो वाला निकाल देंगे ना। हाँ तो सर सर जीरो निकाल एम्प्टी बैग वाला।
फ्लैग्स आइडेंटिकल नहीं मतलब बैग्स तो डिस्टिंक्ट है ना। एम्प्टी एटलीस्ट नहीं वन बैग नहीं एम्प्टी वाला नहीं एम्प्टी लाइक आइडेंटिकल नहीं होगा। फ्लैग्स बोल रही थी। हाँ फ्लैग्स तो आइडेंटिकल है। क्या बोल रही थी? नहीं सर सॉरी समझा। हाँ भाई, तो जो लोग आंसर दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हो? सर एक एक असाइन कर दिया सबको। सर एक डाल जीरो दिया की ना, पॉसिबिलिटी सब 4 है तो एक डाल दिया तो 6 हो गया। एक एक बॉल सारे बैग्स में पहले ही डाल दी। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब है कि जीरो इज नॉट अलाउड। जीरो इज नॉट अलाउड मींस नो बैग इज एम्प्टी। So if I'm saying all variables are natural numbers, or if I'm saying that no bag is empty, both the same constraint, both the same conditions. And if no bag is empty, we can put one ball in each bag prior to distribution. And this will work because all the balls are identical. अगर चीजें डिस्टिंक्ट होती हैं तो ये मेथड रॉन्ग होता। ये मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। एंड अगर तुम्हें ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, होल नंबर्स के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर? हमको पता है, मान लो a एक होल नंबर है, इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। समझना इस चीज को, फिर तुम्हें बॉल्स और बैग्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज बेटर। a इस पहले पार्ट में a के ऊपर कंडीशन क्या थी कि a एक होल नंबर है, यानी a जो है 0 भी हो सकता है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार a जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हम दूसरे पार्ट में रुके हुए हैं, सोच रहे हैं क्या सॉल्व करना है, और रुके इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब माय क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू अलजेब्रिकली? डोंट गो टू बॉल्स एंड बैग्स। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाए? कौन सी कंडीशन? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि दिस इज मैथमेटिक्स। If you can reduce a new problem to a previous one which you have already solved, the new problem is already solved, automatically solved. तो नए क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए? इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे बनाया जाए? सर a minus 1 के होल नंबर सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सही है। a ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब हुआ a माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a तो 1 से बड़ा है, बट जो a माइनस 1 है वो तो 0 से बड़ा है ना। तो एक बहुत सिंपल सी अलजेब्रा है, लेट a माइनस 1 इज इक्वल टू p। मैंने a माइनस 1 को p रख दिया भाई। अगर मैंने a माइनस 1 को p रख दिया तो उसका मतलब क्या है कि p जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू p प्लस 1। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अब जो नया वेरिएबल आएगा वो होल नंबर होगा। भाई p प्लस 1 से भी तो क्लियर है, अगर p एक होल नंबर है तो a हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को हमने p ग्रेटर इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मान लो मैंने जो b था उसको मैंने q प्लस 1 लिख दिया, c को मैंने r प्लस 1 लिख दिया, d को मैंने s प्लस 1 लिख दिया। तो फायदा क्या हुआ? ये जितने भी p q r s हमने जो न्यू वेरिएबल्स लिए हैं ये सारे होल नंबर्स हो गए, सारे ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गए। अब ये जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन में देखो कन्वर्ट हो गई। जो पहले इक्वेशन दी थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10, यहां पे अगर हमने a को p प्लस 1 रख दिया, b को हमने q प्लस 1 रख दिया, c को हमने r प्लस 1 रख दिया, और d को हमने अगर s प्लस 1 रख दिया, सो
P plus Q plus R plus S will be equal to 6. And here P, Q, R, S are whole numbers. Now you know how to solve this question. Why? Because we have whole number solutions. और whole number solutions के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आज मिस्टर उत्कर्ष शर्मा. अप्लाई करिए. उत्कर्ष. सर सर इसमें हम लोग को नेचुरल नंबर्स वाला है ना ये. फॉर्मूला अप्लाई करो. ठीक है सर. तो 6 + 4 - 1 P 4 - 1 और इसका आंसर आ जाएगा 84. मुझे बड़ा फास्ट हो गया सर करके रखा है ये तो. क्या बात है. तो आंसर आ गया अभी 9C3 है ना. और इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 84. अच्छा, तो क्या तुम लोगों को ये मेथड समझ में आया सभी को कि हमने बॉल्स और बैग्स की बात ही नहीं की. मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास होल नंबर सॉल्यूशन निकालने का तरीका है. ये रहा फॉर्मूला. बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब वेरिएबल्स होल नंबर होते हैं. सेकेंड पार्ट में दिक्कत क्या हुई कि वेरिएबल्स नेचुरल नंबर्स. कोई बात नहीं, हम अगर ऐसे सब्स्टिट्यूशंस यूज करें p+1 q+1 r+1 तो इससे जो जो नेचुरल नंबर्स थे वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए. काम हो गया हमारा. सो इट इज मोर जेनेरिक इन नेचर. तुम सोचने में समझने में तो अभी easy हम है. किसी भी केस पे ये अप्लाई कर सकते हैं जैसे किसी भी केस में तुम इसको 2 अप्लाई से कर बड़ा सकते हो. होना Yes. चाहिए वैसा कुछ दे. मैं वही तुमको देने वाला हूँ अब. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इसको नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही दे रहा हूँ तुमको. नोट कर रहे हो ना तुम लोग? हाँ यस हाँ सर. मान लो कंडीशन ऐसी कुछ हो जाए. इस बार ना नेचुरल नंबर ना होल नंबर, इंटीजर्स हैं. लेकिन कंडीशन याद है कि कैसे इंटीजर्स हैं. ए जो है वो -2 या उससे बड़ा हो सकता है. मतलब -2 -1 0 कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों. हाँ, बी जो है वो 0 से बड़ा है. मतलब बी तो चलो होल नंबर ही है. सी जो है वो 2 या उससे बड़ा, 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, 2 या उससे बड़ा होगा. और जो डी है वो 4 या उससे बड़ा होगा. So Radhika, what will be our substitutions? सर a plus आंसर सेम होगा ना. p. अभी देखते हैं. हाँ, a plus 2 is equal to p. a plus 2 is equal to p. That means a is equal to p minus 2. p minus 2. Okay. b को b रहने देंगे. चलो b को b या फिर चलो q रख देते हैं जैसे अच्छा लगेगा. हाँ, p q r s. और c is equal to हेलो r सर. सुन रहा हूँ. plus 2. d is equal to s d plus is equal to s plus 4. क्यों भाई सही है सब्स्टिट्यूशंस? तुम चेक कर सकते हो. देखो ना, d को मैं रखा s plus 4 तो s is greater than or equal to 0. तो हमने ये क्यों किया? बिकॉज अब p q r s belongs to whole numbers. सारे होल नंबर हो गए. और जब तुम यहाँ पे रखोगे इस इक्वेशन में a plus b plus c plus d is equal to 10. So a is what? p minus 2. b is q. c is r plus 2. d is s plus 4. तो ये -2 और +2 देखो कैंसिल हो गया. और यहाँ पे आ गया p plus q plus r plus s is equal to 10 minus 4 into 6. सेम आंसर. फॉर्मूला लगा दो अब. हेलो सर. हाँ भाई हाँ, बताओ ना. सर आज आप कुछ नया पढ़ा रहे हो क्या? मैं बहुत ग्लिच फेस कर रहा हूँ जूम का. अरे नया तो डेली पढ़ते ही ना हम. क्या हुआ? तुम्हें कैसा ग्लिच आ रहा है? सर मेरे से स्क्रीन ब्लैंक आउट हो रहा है पूरा. अच्छा,
डेटा ट्राई किया गया, ये इंपॉर्टेंट है यार। हाँ कनेक्शन सर, चेंज। ये और मेरा नेट ठीक ठाक है, नेटवर्क अच्छा है, एमबीपीएस में स्पीड, पर पता नहीं जूम का ही ग्लिच हो रहा है कुछ। अच्छा देखो एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग देखना एक बार को, है ना। हाँ सर, ठीक वरना फिर ओके। कुछ और करते हैं, सेपरेट करते हैं कुछ सेशंस। तो ये सॉल्यूशन से भी समझ में आया 84 जो आ गया आंसर? क्यों भाई? हाँ सर। समझ गया ना। तो ये फायदा है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करने में ये फायदा है कि तुम्हें बॉल्स और बैग्स सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और करते हैं, चलो अभी इसको नोट कर लो, मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन भी। सर बुकलेट में एक मल्टीप्लिकेशन वाला था, ABC is equal to 30 टाइप। आते हैं उस वेरिएशन पे आते हैं अभी, पहले उसको नोट कर लो। नोट कर लो। ये देखो, इस बार कुछ अलग हो गया। क्या हो गया? मैंने सभी को 6 या उससे छोट मतलब एक अपर लिमिट लगा दी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लोअर लिमिट थी, -2 से बड़ा, 0 से बड़ा, 2 से बड़ा, 4 से बड़ा। इस बार सारे 6 से छोटे हैं, सारे के सारे 6 से छोटे हैं। इक्वेशन में बताइए। अब क्या करोगे? सर हम अच्छा इन इक्वेशन फॉर्म करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं? क्या कर देंगे? तो मतलब a लेस देन इक्वल टू 6 है, तो a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और फिर हम वेरिएबल अज्यूम कर ले। तो तुम ये कह रहे हो कि 6 माइनस a को मैं एक वेरिएबल अज्यूम कर लूं? हाँ। यानी इन शॉर्ट a को 6 माइनस p रख दूं मैं, ये करो ना, ये करो ना। हाँ सर। क्यों भाई, सही कह रहा है वो? हाँ सर। a को 6 माइनस p सोचा जाए, जो कि लॉजिकल बात है कि a जो है वो 6 से छोटा है या उसके इक्वल हो सकता है। तो इस बार 6 प्लस नहीं, 6 माइनस 6 से छोटा। बट क्या ये हमारे काम में आएगा? और देखते हैं। a को मैंने 6 माइनस p रखा, b को मैंने 6 माइनस q रख दिया, c को मैंने 6 माइनस r और d को मैंने 6 माइनस s रख दिया। तो मुझे पहले बताओ कि PQRS पर क्या कंडीशन है? व्हाट आर PQRS? हाँ, PQRS होल नंबर्स होते हैं। PQRS greater than 0 less than equal to 6। करेक्ट, वेरी गुड। वही कंडीशन आ जाएगा फिर इस PQRS के ऊपर भी सेम कंडीशन आएगी भैया। PQRS जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 6 हो सकता है। 6 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 6 से बड़ा हो गया तो a नेगेटिव हो जाएगा। a नेगेटिव, a इज अ होल नंबर। तो पहली मुसीबत तो ये है कि वेरिएबल जरूर हमने थोड़े से चेंज किए, बट उनकी रेंज में कोई चेंज नहीं आया, वो भी 0 से 6 है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इक्वेशन में चेंज क्या आता है। अगर तुम इक्वेशन देखोगे तो 6 माइनस p प्लस 6 माइनस q प्लस 6 माइनस r प्लस 6 माइनस s इज इक्वल टू 10। अब ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p प्लस q प्लस r प्लस s इज इक्वल टू क्या? 14। अब ये दूसरी मुसीबत है कि भाई अभी जो पहले 10 था वो 14 हो गया, और वेरिएबल अभी भी 6 से बड़े हो नहीं सकते। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था उससे भी दूर चले गए हम, डायरेक्शन ही उल्टा हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, कभी कभी काम कर सकता है। ये ट्रिक जो हमारी है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पे काम कर भी सकती है। यहाँ पे
अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही है, तो कुछ बुरा नहीं था, बट फिलहाल ये मेथड काम नहीं कर रहा है, कुछ और सोचते हैं। ये मेथड तो काम नहीं कर रहा भाई, इसको मैं हटा रहा हूं। तो अब क्या बचा, क्या कर सकते हैं बताओ? तो टोटल माइनस वो केसेस कर सकते हैं, बट बहुत लेंगी सर मतलब वो जैसे बैग वाले में हम लोग अभी जैसे 0 एक्सक्लूड करे थे, यहाँ पे भी 7, 8 और 9 वाले वो सारे केसेस को एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। कैसे कैसे लिखते हैं यार हिंदी में, भूल गया मैं। खैर, तो ये जो है टोटल माइनस दोज केसेस where at least one of A, B, C or D is greater than or equal to 7, है कि नहीं? अगर हम टोटल आंसर जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें उन केसेस को जहां पर ए बी सी डी इन 4 वेरिएबल्स में से कोई एक भी अगर 7 हो गया, उससे बड़ा हो गया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि नहीं? तो अगर ये काम कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कौन से लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने आप, और आंसर बताओ मुझे। टोटल तो सबको पता ही है, 13C3 है ना, जो कि क्या होता है 286। माइनस क्या करना है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है और बताना है। हाउ विल यू काउंट ऑल दोस केसेस where at least one of A, B, C or D is greater than or equal to 7? सर वो पिछला वाला मेथड काम क्यों नहीं किया, एक बार आप वापस बता सकते हैं? पिछला वाला मेथड हमने स्टार्ट ही क्यों किया, मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ी सब्स्टिट्यूट करने की? क्योंकि यहाँ पर A + B + C + D 10 दिया हुआ है, हाँ। और जो लिमिट है वो 6 तक ही है, मतलब 7, 8, 9, 10 नहीं हो सकता। तो जब तुमने वो मेथड अप्लाई किया था तो 10 का 14 हो गया, और लिमिट अभी भी वही रह गई कि वो 6 से बड़ा हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन में कोई चेंज आया? क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेट हो गया ना भाई, फायदा क्या हुआ करने का? ओके वो मेथड हमने यूज क्यों किया था? बिकॉज एक अपर लिमिट लगी थी कि 6 से बड़ा नहीं हो सकता, अभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें 6 से बड़ा, मतलब ठीक है, समझ गया। और वो कंडीशन चेंज नहीं कर पाए ना। ओके सर, बट इस केस में दो नंबर 7 से बड़े हो ही नहीं सकते ना। हो ही नहीं सकते, तब तो भी एक मतलब इन जनरल एटलीस्ट ही लिखा जाएगा। वो अलग बात है, वो हर क्वेश्चन पे अपना अपना अलग डिपेंड करेगा। जैसे इस इक्वेशन में 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 अगर 7 भी हो गए तो 14 सम हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। एक तो हो सकता है लेकिन। सर 238 टोटल फाइनल आंसर आंसर 238। फाइनल आंसर 238। यस सर। Okay, so let's check whether 238 is correct or not. बाकी लोगों के आंसर आ रहा है भाई? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? How will you count those cases where at least one of ABCD is greater than or equal to 7? And obviously it is going to be very easy. इतना करने के बाद तो अब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। So for example, let A be greater than or equal to 7. मान लेते हैं एक बार, अगर एक वेरिएबल हुआ तो बाकी तो हो नहीं सकते। सो ए को हम क्या अज्यूम कर लें? 7 + p। ये तो करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में ये तो किया था, c > 2। तो क्या किया तुमने? सब्स्टिट्यूट। c को तुमने r + 2 रख दिया था। तो यहां पे मैंने अज्यूम किया कि a 7 से बड़ा है, तो a को मैंने 7 + p रख दिया। p क्या होगा फिर? p इज अ होल नंबर। अब जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दो। a + b + c + d = 10 लिखा हुआ था, रख दो 7 + p। तो 7 + p + b + c + d = 10, और यहां से आ गया p + b + c + d = 3। कितने होंगे भाई इसके होल नंबर सॉल्यूशंस?
इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 3 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 63। 6C3 अच्छा 6 C3 which is क्या? 20। तो ये 20 कौन से केसेस है भाई? ये 20 वो केसेस हैं जिसमें A 7 से बड़ा है। बट फिर क्या A ही 7 से बड़ा हो सकता है? into 4 B, यस B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो टोटल कितने केस आएंगे? टोटल होगा 4 इंटू 6C3 यानी कि 20 यानी कि 80। क्या ये 4 से मल्टीप्लाई करना समझ में आया सभी को कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। ए भी 7 से बड़ा हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ दोज 4 केसेस। तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज आंसर समय सेम ही आने वाला है। तो 4 इंटू 63 विच इज 80। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कि कोई 1 या 2 या 3, लेकिन 2 3 4 वाले केस है ही नहीं है ना? क्या कोई 2 वेरिएबल्स हैं जो 7 या उससे बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकता ना। अगर 2 भी 7 हो गए तो सम 14 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें केवल इस 80 को यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट 80। आंसर क्यों रॉन्ग आया अभी तुम लोग का? 238 वालों क्या गलती की थी? सर मैंने नॉर्मल काउंटिंग से किया बट उससे भी आंसर आना चाहिए था ना। करेक्ट। तो क्या मिस्टेक हुई नॉर्मल काउंटिंग में? सर मैंने ABCD के कॉलम्स बनाए और एक बार A को 7 रखा, दूसरी बार B को 7 रखा, तीसरी बार C को 7 सर इसमें P का भी लिमिट होना चाहिए ना। P की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। वो अपने आप आ जाएगी। मैक्सिमम रखने की जरूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया हो, अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो वो हाँ। सर सबको So, एक बार 7 रखा। मैंने A को 7 रख दिया, ठीक है। A को मैंने 7 रख दिया। अब 7 प्लस 3 10 होता है। हाँ, अब देखते हैं कितने केस बनते हैं। 3 0 0। आई मीन दिस इज ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मजदूरी करते हैं। 0 3 0 0 0 3। सर नंबर बढ़ाओ तो टीडीएस हो जाएगा ना ज्यादा। ऑब्वियसली हो नहीं, लेकिन ठीक है चलो करते हैं एक बार। क्या है मेरे पास जल्दीबाजी क्या है, करके देखते हैं। 210 के ऐसे कितने केस बनेंगे पता है? 6। जैसे उसके 3 बने भाई, उसको अरेंज कर दो। इन सब में A को मैंने 7 रखा है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? 7 के बाद 1 1 1 हो सकता है। और 1 1 1 का तो एक ही केस आएगा, है ना? तो 3 केस यहाँ पर, 6 केस यहाँ पर, 1 केस यहाँ पर, ठीक। अब A को 7 या उससे बड़ा भी तो हो सकता है। 8 रख दिया भाई। 8 अगर रख दिया तो अब जो बचे हुए वेरिएबल्स उनका सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2। तो इट कैन बी 2 0 0। कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। इट कैन बी 1 1 0। कितने केस बनेंगे? 3 देयर इज नो अदर केस है क्या? नहीं सर। 9 का मतलब केवल 1 0 0 एंड फाइनली 10 0 0 0 0 1। चलो मैं मेहनत की है, मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। मीठा फल खाते हैं। 3 + 6 9 + 1 10 10 + 9 19 + 1 20 एंड इफ यू रिमेंबर हमारा आंसर ये 20 पहले आ चुका है। 20। नाउ टेल मी राधिका, कहाँ हमारी काउंटिंग मिस्टेक हुई है? क्या मिस्टेक? सर मैंने 0 को कंसीडर नहीं किया, मैंने नेचुरल नंबर्स लेके किया, इसलिए मेरा गलत आया। क्या एक केस में 12 आया तो 12 into 4 वैसे 48 आया 20 के जगह। तो तुमने 8 केसेस मिस कर दिए उसके वजह से आंसर, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये काउंटिंग करने की जरूरत है नहीं, है ना? हम ऐसे करेंगे और सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो ये रहा 206।
एडवांस कैलिबर क्वेश्चन, नो डाउट, ये मेन का नहीं एडवांस का क्वेश्चन बन गया है कि नहीं। टोटल माइनस दोज केसेस, क्योंकि ये काउंटिंग ट्रिकी हो सकती है, दिस काउंटिंग इज एक्चुअली पाई बेस्ड, नहीं हमको लगाना पड़ा पाई। रीजन उसका क्या है कि केवल एक ही ही वेरिएबल हो केस सकता है 7। हाँ, अगर ये मल्टीपल वेरिएबल्स इन कंडीशंस को, इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर पाते तो फिर यहाँ पे पाई लगाना पड़ता, इतना आसान नहीं था। बट ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना समझ गया तो अच्छा है। तो टोटल केसेस minus those cases where the condition that A, B, C, D must be less than equal to 6 is not there. नोट कर लो भाई, नोट करो। 20 into 4 80, 80 काउंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। नोट कर लिया? सर एक इससे अलग क्वेश्चन पूछना था सर। जब मैं जेई आर्काइव कर रही थी तो उसमें कुछ तो ऑन टू इनटू था, वो क्या होता है? फंक्शंस के टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है। थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शन ही आ रहा है, जब वो आएगा तो मैं वहां भी पीएनसी कराऊंगा फंक्शंस वाली। अभी हमने फंक्शंस पढ़ाई नहीं है तो मतलब नहीं है ना पूरा बताने का भी। तो एक बार जरा वो स्टार्ट करने दो, उसके बाद करते हैं। चलो भी नोट कर लिया तुम लोगों ने? 80 आंसर आ गया सभी का, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a plus b plus c plus d less than or equal to 10 if a b c d belongs to w. Find number of solutions. कितने सॉल्यूशंस होंगे बताओ? सर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऐसा कुछ आएगा ना? सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब क्या सर करना चाह रहे इसको हो? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम ऐसा कुछ। हाँ, तो तुमने किया क्या, आइडिया क्या है तुम्हारा? सर एक बार 0 रखेंगे फिर 1। वन मेथड वन, मेथड वन इसलिए कि हम एक और मेथड से इसको सॉल्व करेंगे अभी। और मेथड वन जो अभिजीत बता रहा है वो ये है कि लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ? 10 या उससे छोटा हो सकता है, यानी कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो जीरो, होल नंबर की बात हो रही है, तो जीरो से छोटा हो नहीं सकता। जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर सो ऑन टू 10 हो सकता है। So one of the methods is to count solutions ऐड for, करना होगा पूरा, लेकिन yes, for each value find your solutions and add them. इसको add कर लो, like a plus b plus c plus d equals to 10 का आंसर क्या आता है? 13 13C3। a plus b plus c plus d equals to 9 का सोल्यूशन क्या है? 12C3। a plus b plus c plus d is equal to 8 is 11C3 and so on to last a plus b plus c plus d is equal to 0 का सोल्यूशन आएगा 3C3। क्यों भाई 3C3 तो होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा? फाइनल आंसर हो जाएगा फिर ऐसा कुछ 3C3 plus 4C3 plus 5C3 plus so on to
12c3 plus 13c3. अब सर जो छोड़ दे। वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x Add क्यूब और वाला या तो फिर सॉल्यूशन कुछ से ऐड और करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट करेंगे जो बाकी वाले कोएफिशिएंट्स होंगे। अपर वेरिएबल इंडेक्स सिर्फ और सम ऑफ इसमें कोएफिशिएंट ऑफ यस हाँ 13 सर वही सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब इन वो एक्सपेंशन। सही है, वो सही है, सही कर रहे हो, बट वो लंबा है। ये आसान तरीका है। मैंने 3c3 जो कि 1 था को 4c4 लिख दिया। याद है कुछ? हाँ सर हाँ हाँ सर सर फिर वो चेन रिएक्शन फिर टाइप वो होगा। चेन टाइप यस, चेन रिएक्शन, बम फूटेगा फिर। 4c4 4c3 5c4 5c4 5c3 6c4 7c4 8c4 so on to क्या आएगा आंसर? 14C 14 14c4 So final answer is 14c4. हाँ, समझ गया ना सबको? बात समझ आ गई ना? यस हाँ सर। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सोच सकते हो? सर वो जो हमने बोला वो नहीं चलेगा ना। जो हमने बोला वो तो हो गया ना, तुमने जो बोला वो हमने कर दिया। और तुमने क्या बोला? 1 + x पावर 13 वाला तो x क्यूब का क्या चीज? वो लेकिन वो तो अब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जैसे ही हो गया ना वहाँ पे। हाँ भाई सेम ही वो होगा। तुमने कर दिया ना। वो तो a plus b plus c plus d less than or equal to 10 or a plus b plus c plus d plus e is equal to 10, where e is what? Where e can take values like 0 0 to 1 10. 2 3 and so on to 10. सेम चीज तो है, सोचो, ये एक ही बात तो हुई। अरे भाई e अगर 0 हो गया तो a plus b plus c plus d 10 हो जाएगा। e अगर 1 हो गया तो 9 हो जाएगा, 2 हो गया तो 8 हो जाएगा, 3 हो गया तो 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू 10 हो गया तो 0 हो जाएगा। ये उस मेथड से आसान कैसे? सेम ही तो है। अभी एक स्टेप में तुमने हो गया शायद ना। सोचा नहीं कि अब ये इक्वेशन बन चुकी है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तुम्हारे पास, बिकॉज e इज अ होल नंबर। 10 से बड़ा तो कोई भी वेरिएबल हो ही नहीं सकता ना। 5 वेरिएबल्स हैं, सम 10 आ रहा है, लगाओ फॉर्मूला। डायरेक्ट हो जाएगा 14 से डायरेक्ट हो गया। 14C अब बताओ अच्छा है कि नहीं अच्छा है कि नहीं? तो ये है थोड़ा सा और भी स्मार्ट मेथड, बेटर मेथड, कि हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग वन मोर वेरिएबल। ये हुआ ना कुछ? सो ये हमेशा काम करेगा? क्यों नहीं? काम करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन है, जहां तक मतलब जो n लिखा हुआ है, जो वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए और कम से कम n तक की वैल्यूज लेनी चाहिए, 0 to n। जो उनका वेरिएशन है वो 0 से n तक होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर मिस हुआ, 0 के बजाय ये 1 से मान लो स्टार्ट हो जाता, तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते और फिर हमको कुछ और करना पड़ता। देखो ना, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज ले सकते हैं, तो बिल्कुल काम करेगा, हमेशा काम करेगा ये, है ना? नोट कर लो भाई, मेथड 2 जो है और भी बेटर है, उसको नोट कर लो। मेथड 1 तो सब लोग कर ही लोगे, मेथड 2 नोट कर लो।
ऑलराइट, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं जो दोनों पूछ रहे थे. If A into B into C into D is 5400, where A, B, C, D are natural numbers, find number of solutions या number of ordered quadruples कितने होंगे अगर इस बार इनका सम नहीं, इनका प्रोडक्ट 5400 है. प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. अब बताओ कैसे करेंगे इसको. सर 5400 टाइम चार नंबर जिनका एलसीएम मतलब 5400 हो वैसा. क्या 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 चार नंबर जिनका एलसीएम मतलब 5400 हो जाए. एलसीएम. हाँ काय को सर. भाई एलसीएम क्यों? हम तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम क्यों बोल रहे हैं? हम तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हाँ हैं ना. सर, नहीं सर सॉरी. एलसीएम तो तुम नया क्वेश्चन बना दिया, उसको अलग बना दिया तुमने. ये कुछ और है ना. बताओ भाई. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना. हाँ सर. कर दो. प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना टाइम लगे, कर दो. चलो बताओ क्या आ रहा है. सर 2 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर. 2 क्यूब. श्योर 2 क्यूब आएगा बस. हाँ सर एक. अच्छा ठीक है. 2 क्यूब इंटू 3 पावर 3 into 5 square. हाँ सही बोल रही है. ठीक है ठीक है. 2 क्यूब आएगा. करेक्ट. तो 5400 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. ठीक है. अभी क्या? A is equal to 2 to the power p q r and 2 to the power p, 3 to the power q, 5 to the power r. वेरी नाइस. ये प्रॉब्लम हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पहले ये सोचो. तो हम इसलिए सॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज हमने जो सीखा है वो सम वाली इक्वेशन है. a प्लस बी प्लस सी, ये मल्टीप्लिकेशन है. तो पहली दिक्कत तो ये है कि सिखाया गया एडिशन वाली इक्वेशन सॉल्व करना और दे दिया गया प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. ये कहाँ का इंसाफ है भाई. तो पहली बात तो ये गड़बड़ है. तो पहले हमें सोचना होगा कि जहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको एडिशन में कन्वर्ट कैसे किया जाए. और उसका रास्ता जो बताया भी उसने, ए बी सी डी का अगर ये प्रोडक्ट है 2 क्यूब 3 क्यूब 5 स्क्वायर, तो ए बी सी डी इस नंबर के फैक्टर्स हैं. और अगर ए बी सी डी इस नंबर के फैक्टर्स हैं, so I can always assume let a is equal to 2 to the power let's say a1, 3 to the power b1 and 5 to the power c1, where a1 is varying from 0 1 2 3 same as b1 and c1 is varying from 0 to 2 0 1 2 हो सकता है. सिमिलरली मैंने b को मान लो अज्यूम कर लिया 2 पावर a2, 3 पावर b2, 5 पावर c2. c को अज्यूम कर लिया 2 पावर a3, 3 पावर b3, 5 पावर c3. और d को अज्यूम कर लिया 2 पावर a4, 3 पावर b4, c पावर d4. तो ऐसा करने का पहले तो ये बताओ कि ये वैलिड, जो उसकी वैलिडिटी वो असल में क्यों हम अज्यूम कर सकते हैं ऐसा. अगर इन नंबर्स का प्रोडक्ट 5400 है तो सारे नंबर्स उसके फैक्टर होंगे ना यार. तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं. सम के हिसाब से करते हैं. फिर वो अभी पावर वो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो वही ऊपर जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही हो जाएगा. जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो अब ये बन जाएगा 2 to the power a1 plus a2 plus a3 plus a4, 3 to the power b1 plus b2 plus b3 plus b4, 5 to the power c1, एक मिनट, a4 b4 c4, c1 plus c2 plus c3 plus c4, and that will be equal to
2 to the power 3, 3 to the power 3, 5 square. And that clearly means that we have three equations now. A1 plus A2 plus A3 plus A4 is equal to 3. B1 plus B2 plus B3 plus B4 is also 3. And C1 plus C2 plus C3 plus C4 is equal to 2. अब क्या करेंगे? तीनों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि हाँ ये सारे वेरिएबल्स देखो A1, A2, A3, A4 0, 1, 2 और 3 तक जा सकते हैं. It cannot be more than 3 and it needs not to be more than 3 because अगर ये 3 से कोई बड़ा हुआ तो बाकी नेगेटिव हो जाएंगे ना यार. तो ये बस मेक श्योर करना है कि सारे होल नंबर्स हों, यानी 0 से स्टार्ट होते हों और कम से कम ये जो 3 वाली वैल्यू है वहां तक हम पहुंच सकते हैं. सारे वेरिएबल्स देखो 3 तक पहुंच सकते हैं. भाई सारे होल नंबर तो वैसे भी नहीं आ सकते ना, 3 से बड़ा कोई होल नंबर हो ही नहीं सकता यहाँ पर. तो हम अब डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं. हाउ मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ भी. फॉर्मूला लगाओ. C3. यस 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी 6 C3. सेकंड वाला 6 6C3. थर्ड वाला 5C3. फाइनल आंसर 8,000. डिड यू मल्टीप्लाई? Did you multiply? Yes, sir. अच्छा, नहीं करना था क्या सर? बट पहले देख लो तुमने मल्टीप्लाई सही किया है क्या? 20 into 20 4000 आ रहा है. सॉरी एक एक्स्ट्रा 2 है. क्यों होता है ऐसा? हाँ, सब कुछ सही करने के बाद तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों करते हो? चलो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन तो ये है कि मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? करना पड़ेगा ना. हमारा टास्क पूरा नंबर निकालना है ना, मैं बस तो खत्म. क्योंकि टास्क हमारा फिनिश नहीं हुआ है. तो अगर किसी को भी यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ रहा है कि इनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हमारा टास्क खत्म नहीं हो पाया. अगर हम केवल एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम केवल A1, A2, A3, A4 की वैल्यू देंगे तो क्या हमको ABCD मिल जाएंगे? नहीं. A1, A2, A3, A4 से हमको केवल 2 की पावर मिल रही है भाई. तो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही हमारा टास्क फिनिश होगा. एंड दैट्स व्हाई कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सही था, बट मल्टीप्लाई करेक्ट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं. सर एक उसमें डाउट है सर मेरे को. हाँ बताओ ना क्या डाउट. सर क्वेश्चन में सर आपने उधर नेचुरल नंबर्स दिया था सर, इंटीजर्स हुआ, फिर भी ये सेम ही मेथड होगा ना? क्योंकि अगर इंटीजर्स हुआ तो अब नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं. तो अगर इसी तुम चाहो तो ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रहा हूँ. सर सेकंड बुकलेट में पार्ट ऐसे में दिया था सर, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन. हाँ मैं वही कर दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ ABCD belongs to I. अब नहीं दिया कि नेचुरल नंबर्स है, वो इंटीजर हो सकते हैं, कुछ भी हो, यानी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो आपका जो अभी आंसर आया है वो चेंज होगा या नहीं होगा, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं. क्यों भाई, चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर. होगा बिल्कुल होगा, बिकॉज होगा सर, बढ़ जाएंगे केसेस. हाँ ये जो 4000 सॉल्यूशंस आए हैं, ये कब आए हैं? जब सारे पॉजिटिव है. ABCD पॉजिटिव थे, नेचुरल नंबर्स थे. ये पहला केस है. अबे जरूरत हो ना कि सारे नेचुरल नंबर्स हो? क्या हो सकता है? नेगेटिव. ऑल नेगेटिव. सर या तो 2 नेगेटिव होंगे या सभी नेगेटिव होंगे. मान लो मैंने चारों नेगेटिव ले लिया. अब बताओ अगर चारों नेगेटिव हो गए तो सब सेम 4000 आना चाहिए ना. तो 4000 सॉल्यूशंस ही आएंगे. इफ 2 of them are negative,
and 2 are positive. अब बताओ, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, कितने सॉल्यूशंस आएंगे? सेम 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वाले कितने सॉल्यूशंस आएंगे? हाँ कैसी आवाज आ रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? हैं? कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं नहीं सर सर। माइक बोल रहा था लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस मिसिंग था, इसलिए वॉल्यूम यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। सर नहीं लैपटॉप मतलब माइक यूज नहीं कर रहा सर, सीधा लैपटॉप से बोल रहा हूँ। तो आंसर बोल दे फिर, क्या बोल रहा था? सर अरे नहीं गलती तो हो जाएगा। सर, पहले तो गलत सोचा था कि 4000 ही होगा, बट फिर वो नेगेटिव साइन वाले जो 2 है उनके तो एक सोल्यूशन उठा इसका, देख मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है, हाँ सोचने का तरीका। ये क्या था 5400 ना, जैसे मान लो एक सोल्यूशन है इसका 5400 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना? हाँ ये है वैल्यूज ए बी सी डी की। अब इसमें 2 को पॉजिटिव करो 2 को नेगेटिव करो, कितने वेज में काम कर सकते हो? सर 2 को सर पहले तो ए को और बी को कर दो, फिर 4c2 into 2c2। हाँ सीधा 4c2 बोलना है यार, इतनी पेन से सीखना कि 4 में से 2 को पॉजिटिव करना है, तो 4 में 2 को सेलेक्ट कर, 4c2 खत्म होगी बात। 6 तरीके होंगे, लिख के देख लो। ये 2 पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव, ऐसा करके लिख के देखो, 6 तरीके आएंगे। तो जो यहाँ पे 4000 सॉल्यूशंस थे वो अब कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 4000 इंटू 6 4c2, हाँ मतलब 6 ही हो जाएगा, क्योंकि हर एक सोल्यूशन जो था यहाँ पे वो 6 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो गया ना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है भाई? और इसके अलावा कोई केस है क्या? ऑल पॉजिटिव ऑल नहीं नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सो व्हाट इज योर आंसर? 24,000 30 सॉरी 32,000। मतलब यहाँ भी मिस्टेक, हद है, मतलब ऐड करना इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई ऐड कर कर, देंगे। 8 इंटू 4 32, 34 के बोल रहा है, 32,000 सॉल्यूशंस आ गए। अब क्या ये बात समझ में आई? तो अब तुम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लोगे ना यार, हाँ सर टाइप इक्वेशन निकाल लोगे? ठीक है, नोट कर लो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ ABCD बिलोंग्स टू I, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में था ABCD बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑर्डर यानी अरेंजमेंट उनका मैटर करता है। सर सम वाले इसमें भी अगर इंटीजर दिया रहेगा तो यही मतलब अलग मेथड लगेगा ना? सम वाले में अच्छा ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसे सम क्वेश्चन में वाले अगर में उसने इंटीजर इंटीजर दे दिया दिया रहेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा ना। अगर उसने कंडीशन नहीं दी, हाँ मान लो लिखा हुआ है a + b + c + d is 10, बट ABCD कैन बी एनी इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, इनफाइनाइट आंसर हो गया। अब तुम कुछ भी रखो भाई, तुम ABC को तुम कोई भी 3 इंटीजर्स दे दो, D विल बी ऑलवेज सम इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आंसर तो उस केस में इनफाइनाइट आ जाएगा ना। समझा सर। समझी ना? ओके, तो अब तुम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बढ़े आगे? समझाइए सभी को, ठीक है? Yes, sir. तो अब तुम्हारा थियरी जो है वो यहीं तक है,
जेई की जो थियरी है वो यहीं तक है। सर आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल नहीं है? नहीं, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल थियरी है नहीं, बता दूंगा उसको अलग से कभी, लेकिन वो फिलहाल सिलेबस में नहीं है। बस एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है जो जेई में आई थी और लोगों को वो थोड़ी सी अलग दिखती है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। ग्रिड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। अगर किसी ने आर्काइव सॉल्व किया हो तो उसको मिला होगा कि जैसे मान लो एक तुम्हें समझाने के लिए केवल अभी के लिए इसको एक्स वाई एक्सिस मान लो, ये ओरिजिन हो गया 0,0 and let's say this point is m, n। या ठीक है, चलो तुम्हें फिर से तुम्हें तकलीफ ना हो, इसको मैं लेता हूँ कुछ ऐसे मान लो 12,10। ठीक, 12,10 है ये पॉइंट। अब क्या है कि यहाँ पर वही अपनी इंटीजर वैल्यूज पर लाइंस हैं, x = 1, y = 1, x = y = 2, इस टाइप की लाइंस। सो दिस इज अ ग्रिड, है ना, ये एक नेटवर्क मान लो, ग्रिड है पूरी, ऐसा कुछ। वेयर वी हैव एक्स एक्सिस पे देखो 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू करके 12 तक पहुंचे, और वाई एक्सिस पर हम 0, 1, 2, 3 करते हुए 10 पर पहुंचे हैं। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि अगर आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओ से आपने स्टार्ट किया, एंड यू आर गोइंग टू दिस पॉइंट पी, ओ से स्टार्ट करके हमको पी पर पहुंचना है, बट कंडीशन ये है दैट यू कैन आइदर मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और यू कैन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये कंडीशन है। सो हाउ मेनी different paths are possible from O to P? Obviously जो paths हैं वो shortest होने चाहिए। shortest भी बोल सकते हैं ना, shortest का मतलब ये हुआ कि अब तुम यहां से निकले, फिर मान लो तुम यहां मुड़ गए, ऊपर चले गए, फिर तुम राइट में गए, और फिर तुम ऊपर चले गए। सो दिस पाथ इज शॉर्टेस्ट बिकॉज इससे छोटा क्या रास्ता लोगे तुम अगर अपने राइट वाले स्टेप्स देखो, तुम 12 स्टेप्स राइट को चलते हो और अप देखो तो 12 अप चलते हो। बट अगर मान लो तुम यहाँ जाते हो, फिर यहाँ आते हो, फिर घूम गए, फिर नीचे आ गए, फिर गए, तो मतलब ये पाथ, नहीं है ना नेगेटिव एक्स। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दी है, उसने शॉर्टेस्ट लिखा है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब भी सेम यही चीज है, कंडीशन वही है कि जैसे ही तुम राइट के बजाय राइट जाने के बाद तुम एक बार लेफ्ट पे चले गए, तो तुम्हारा पाथ जो है वो बढ़ गया ना, जो तुम स्टेप्स कवर कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। और इफ यू आर मूविंग अप, यू हैव टू मूव अप, बट समवेयर यू चूज टू मूव डाउनवर्ड्स, तो अपने आप जो नंबर ऑफ स्टेप्स से बढ़ गए, तुम्हारा पाथ जो है शॉर्टेस्ट नहीं रह गया। सो आई कैन से दैट, ये मैं कंडीशन रख सकता हूँ कि यू कैन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, और आई कुड से दैट यू हैव टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। दोनों चीजें सेम। अब बताओ कैसे करोगे? हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, और हाउ मेनी पाथ्स, जब नंबर ऑफ पाथ डिफरेंट पाथ्स में पूछ रहा हूं, भाई फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाथ, टेक एंटायर राइट, ये हम राइट ले रहे हैं, एंड देन टेक अप। सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम, ये एक पाथ हुआ। सर ऐसा कह सकते हैं कि हम देखा जाए तो अगर सारे पाथ्स गिने तो हम पूरा ही एरिया ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पूरा एरिया ले रहे हैं भाई।
सारे पाथ ले रहे हैं मतलब एरिया ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब है? ये कुछ अजीब सी बात तुमने बोली। तुम क्या एरिया कैलकुलेट करने वाले हो? नहीं सर, बट हम बीच में तो नहीं जा रहे ना, मतलब हम ऐसा नहीं है ना कि पूरा एरिया कवर करेंगे। हाँ भाई ऑब्वियसली, मुझे चीज है ना कि हर एक पॉइंट पे मूव कर रहे हो तुम, केवल इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ही मूव कर सकते हो भाई। जैसे ये एक पाथ बनाया, ये भी पाथ हो सकता है, मान लो दूसरा पाथ ऐसा हो सकता है कि तुमने एक स्टेप राइट को लिया, फिर पूरा तुम अप चले गए, ये अप चले गए, और फिर तुम राइट को चले गए एक बार, ये भी एक पाथ हो सकता है। तो हाउ मेनी सच पाथ्स आर पॉसिबल, कितने पाथ हो सकते हैं? इफ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट और अप ओनली, और क्या हो सकता है? मान लो मैंने 2 स्टेप राइट को लिया, फिर 1 स्टेप अप लिया, फिर 2 स्टेप राइट को लिए, फिर 1 स्टेप अप लिया, इस तरह मूव कर सकता हूँ। बट वो शॉर्टेस्ट थोड़ी हुआ, शॉर्टेस्ट थोड़ी हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? Every path I have chosen, I've shown in this diagram, is equal in length, because you are choosing 12 steps to the right And 10 steps. and 10 steps up. So it may look different, but it is not. सर 60 है। कितना भैया? 60। 60। हाँ सर। आधा कर दिया मल्टीप्लाई करके हैं। सर मतलब मैंने ऐसे, हाँ मतलब किया तो वो है, बट मैंने ये सोचा कि हम या तो ऊपर जा सकते हैं या तो राइट में जा सकते हैं, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। So 143 again. अच्छा, आंसर बहुत दो वन थे, आंसर तो ज्यादा है ही। वही तो काम चाहता हूँ। फिर सर 12C1 into 10C1 plus 12C2 into 10C2 ऐसा करते करते नहीं, प्लस एक मिनट पहले तुम पहला अपना स्टेप एक्सप्लेन करो। व्हाट इज 12C1 into 10C1, क्या मतलब हुआ इसका? सर वर्टिकल लाइन में से एक सिलेक्ट किया और 10th वाले में से एक सिलेक्ट किया। वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारे पास? 12। पक्का? 13 है? 13 है सर। वो 13। और एक लाइन चूज करनी तूने, पूरी लाइन पे चलना जरूरी है क्या? मैं पूरी लाइन पे चलना जरूरी है? है ना, 2 लाइन चूज करेंगे तो फिर वर्टिकल लाइंस भी 2 ही रहेंगे। क्या हुआ? अच्छा, तो मान लो मैंने ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर ली और ये वाली वर्टिकल लाइन चूज कर ली, ये वाली, तो क्या हम O से P पहुंच जाएंगे? Can I choose any vertical line and any horizontal line? Can I do that? No. तो इसलिए मेथड तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सोचो, और मैं को डायरेक्ट कुछ बता ही रहा हूँ। तुम मुझे एक पाथ लिख के दिखाओ, कोई एक पाथ, कोई एक एग्जाम्पल लिख के बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, ये वाला पाथ, राइट अप, all steps to the right and then all steps upward. How will you write this? इसको लिखोगे कैसे? इसको तुम्हारा लिखने का तरीका क्या होगा बताओ? X और Y कोऑर्डिनेट। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि A to L करके इक्वल्स टू 12 हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए A2 मतलब दूसरा लेटर्स लेके ऐसा 10 लेटर्स लेके 10 तक होगा, और फिर उस मेथड से। तो जो लेटर्स हैं, I'm choosing let's say R. Every time I'll take a right step, I will say R. R means taking a right step. Another R, right step. Another R, right step. How many R's? हाँ सर, यही करियो ना?
12। हाँ मतलब सर ऐसे कि A1 + A2 + A3 ऐसा 12 तक, फिर उसमें मतलब नहीं तो मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बस एक लाइन में लिख रहा हूँ। हाँ, And this is one path for me. If I wrote this, you must इसको अरेंज करने के understand. टोटल वे दे तो आंसर हो गया। खत्म, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। तो जो तुमने हिंट के बाद सोचा वो तो अपने आप ही सोच, तो थोड़ी देर बैठते समझ में आता तुमको। ये जो तरीके, ये पता है क्या, बाइजेक्शन, इसको बाइजेक्शन बोलते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट जेई एडवांस है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। बाइजेक्शन बोलते हैं उसको, कि एक जो पाथ है उस पाथ को लिखने का मेथड क्या है। मैंने कई बार तुमसे करवाया है, अभी लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना कि तुम किसी अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो, तुम क्या लिखोगे। इस तरीके से सोचना चाहिए कि जो पाथ है, जो ज्योमेट्री है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए अपनी एक स्ट्रिंग में, किसी अलजेब्रिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करें। तो जो भी पाथ है उसमें 12 टाइम्स राइट आएगा और 10 टाइम्स अप आएगा। तुम कुछ भी पाथ ले लो, तुम ये जिगजैग ले लो, ये वाला पाथ जिगजैग, 1 राइट 1 अप, 1 राइट 1 अप, तो ये क्या होगा, देखो एक पाथ हो गया, आर यू आर यू आर यू एंड सो ऑन। और फाइनली जो ज्यादा होंगे, जैसे राइट वाले स्टेप ज्यादा हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं, ये 12 आवर्स एंड 10 यूज का एक अरेंजमेंट। देखो ना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 12 आवर्स एंड 10 यूज। जितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो इनको, उतने ही नए पाथ बना सकते हो। है कि नहीं बात सही, बताओ। जितने तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकते हो, उतने ही नए पाथ डिस्कवर कर सकते हो। और कितने तरीके हैं इनको अरेंज करने के? 22 factorial divided by 12 factorial 10 यानी कि 22C 10 या 12, जो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा नंबर आएगा। 22C10 is the answer to this question, which was good. Obviously अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन वो अच्छा था, but the moment we realized कि क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, अरेंजमेंट का फॉर्मूला सबको पता ही है, बट ये रियलाइज करना, ये ट्रिकी है ना। तो ये जेई के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे होते थे, मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई का एडवांस का। जेई एडवांस, हाँ सर कोई रूबिक्स क्यूब है तो फिर उसके भी एल्गोरिथम जो है ऐसे ही सेट कर सकते हैं क्या? रूबिक्स क्यूब के एल्गोरिथम नहीं, मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशंस को लेके बना सकते हो। खैर वो तो इजी है ना, कि तुम राइट लेफ्ट एवरी टाइम यू विल रोटेट इट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट और अप और डाउन, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, उतने पॉसिबल वो बनते जाएंगे। अब टोटल कितने, ये जो नोटेशन है इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं। ये जो मेथड है इसको बाइजेक्शन बोलते हैं, नोटेशन नहीं। नोटेशन क्या है? ये जो मेथड है पीएनसी का, इसको बाइजेक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स में इसका नाम बाइजेक्शन है। सही वो तो आपने बाइजेक्शन भी स्टार्ट में वर्ड करा लिखा दीजिए था, मतलब। हाँ स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में लिखा था आपने सर ये वर्ड। यस यस, बाइजेक्शन में बताया था। बाइजेक्शन की पीएनसी एकदम अलग है, मतलब ये तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम है उसकी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो वो जब कोई ओलंपियाड में अगर तुम इनमो तक पहुंचोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाता। अभी जेई के लिए तो कोई मतलब नहीं है, जेई में तो सर आसानी लेकिन ये आया ना सर जी। हाँ ये आया है, क्या आया, बिल्कुल आया। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर, मतलब फिर वही बात है ना कि स्ट्राइक किया किसी को तो उसने सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो फिर बट ये तो गलत है ना, सिलेबस में नहीं है तो कैसे कैसे कुछ भी डाल सकते। काउंटिंग है ना, और कहीं तुम काउंट कर लो भाई, केस बनाई काउंट कर लो। तुम उनसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते ना इस बात पे, या फिर ये सोचो अपने आप, यहाँ तक तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैंने नाम ले लिया बाइजेक्शन जरूर, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने जो तुम्हें तरीका, ये जो ट्रिक बताई, क्या ये हमारे लिए मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स था? हम सोच ही नहीं पाते उसको, नहीं ना, सोच सकते हैं,
बट वही है, गिवन टाइम में 2-3 मिनट में कोई एकदम नई चीज आ जाए और वो स्ट्राइक लेकिन कर जाए तो, ये और लक का भी फैक्टर होगा उसमें, इतना आसान नहीं होता है। फिर ऐसा 2 ही 3 बार हुआ है पीएनसी में भी। ये जो नई चीजें है ना, वो केवल पीएनसी या प्रोबेबिलिटी में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में पता है सर कि कहाँ से इसमें क्वेश्चन आने वाला है। इसमें अगर ऑप्शंस देते तो फिर शायद देख के समझ जाता कि वैसे हाँ, ऑप्शंस थे, ऑब्वियसली ऑप्शंस थे, और ऑप्शन से हेल्प मिलेगी, सही बात है। ऑप्शंस देख कर लोग आइडिया लगा लेते हैं। अब हुआ क्या कि ये क्वेश्चन आया तो मुझे याद है ओलंपियाड की मैं क्लास ले रहा था, अभी हो गए काफी टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए। तो मैंने फिर इसमें वेरिएशंस बनाए। ये क्वेश्चन जेई में आया, फिर मैंने इसमें वेरिएशंस बनाया कि चलो इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया इसमें कि ऐसा ही कुछ ग्रिड ले लो और मान लो ये 0,0 है और ये मान लो 12,10 की जगह चलो मैंने 10,10 मान लो स्क्वायर ग्रिड ले ली मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर भी चलेगा, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी शॉर्टेस्ट पाथ्स आर पॉसिबल, बट अज्यूम करो कि ओ से तुम्हें पी तक जाना है, बट यहां पर एक पॉइंट है, ये हमारा क्या पॉइंट होगा 3,3। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड all shortest paths from O to P passing through A। सर तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड दो कर ग्रिड देते हैं, में बना पहले देंगे, पहले O से A और फिर A से P। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के O से A जाइए आप, पोजीशंस को। हाँ पर एंड फिर आप A से A B से मल्टीप्लाई करो। एक 3x3 बहुत का ग्रिड बढ़िया। बना लेंगे और एक ऊपर का करेंगे। आंसर बताइए। O से A के लिए आपको लेने पड़ेंगे 3, राइट? 3 hours और 3 use। 3 hours और 3 use। So 6 factorial divided by 3 factorial 3 factorial upon 3 factorial, sorry, multiplied by 4 factorial by 2 factorial। क्या हो गया भाई? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 14 से 14 factorial by 14 7 से factorial into 7 upon 7 factorial। factorial into 7 factorial। तो ये 4 कौन बोला था, क्यों बोला? जब टोटल 10 लेने हैं, 3 ले चुके हो तो 7 बचे ना यार। 7 hours and 7 use, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। आ गया ना? मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन दिया, चलो बार बार डायग्राम को बनाएगा, चलो बनाना पड़ेगा यार। ठीक है, ओलंपियाड वाली क्लास थी तो 10,10 0,0 ये हमारे सिटी का मैप है, और इस बार मान लो कि एक यहाँ पर ये O से तुम्हें P पे जाना है, बट हुआ ये कि यहाँ पे एक फॉरबिडन रीजन है, जाना मना है यहाँ पर, है ना? फिर तो हम उसको ओरिजिन ले लेंगे और उसको एंड पॉइंट लेके उसके वेट एक मिनट, मेरा पॉइंट लिख दूं, ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये जो ABCD है, मेरे ग्रिड के हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A is क्या है 3,2, A is 3,2, B is 5,2, C is 5,4 and D is 3,4 है कि 5 है, क्या है? 1 2 हाँ 4, 3,4, ठीक है। तो ये जो ABCD वाला ये जो स्क्वायर बनाया मैंने 2/2 का, आप यहां से पास नहीं कर सकते। सो यू कैन
मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस बाउंड्री पे चल सकते हो बट इस रीजन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये फॉरबिडन है, इस पे आप नहीं मूव कर सकते। बट ए से बी, बी से सी वाला जो पाथ है, मतलब ये चूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? तो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स from O to P, not passing through square ABCD। आप बताओ। सर अगर हम टोटल से सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड सर करें, ABCD का स्क्वायर को एक ओरिजिन मान के हाँ भाई, और उसको एक्सक्लूड कर देंगे बाद में। फिर अगर हम ये 4 केसेस बना के उनको मल्टीप्लाई और फिर ऐड करना पड़ेगा वो केस जिसमें हम बाउंड्री पे कर सकते हैं। अभी तक जिससे भी जो बताया है वो सब गलत है। तुम्हारे जो भी तरीके हैं ना, लॉजिक, वो गलत है, सही नहीं है। सर ऐसे केस बनाए कि मतलब पहले एक बार लिया कि एडी से लेफ्ट, मतलब एडी तक पहले 3 राइट्स मारे, उस मतलब 3 राइट्स मारे, उसके बाद ऊपर जाके फिर जो राइट्स और ऊपर के देखे, और फिर उसके बाद दूसरे केस ऐसे लिए जिसमें बीसी क्रॉस हुआ हो राइट्स में, और फिर ऊपर और राइट कैसे भी जाए, मतलब वो 2 रीजन वाइज में डिवाइड करके उसको। तो इन शॉर्ट तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले ओ से ए जा रहे हो, हाँ, ओ मतलब से बी ओ जा से रहे ए के बीच में कोई भी ऐसे रैंडम पॉइंट्स, मतलब कितने भी उसके 3 राइट के अंडर वाले, मतलब स्टार्टिंग में, हो। मतलब एडी के लेफ्ट वाले रीजन से होते फिर ऊपर कैसे भी, और दूसरा वाला मतलब बीसी के साइड राइट से वाले रीजन से ऊपर। हाँ, लेकिन हम ए पे तो आ ही सकते हैं ना। हाँ सर। वो तो तुम बोल रहे हो, वो क्वेश्चन ही वही है कि मतलब एबीसी से पास नहीं करना है तो या तो उसके लेफ्ट जाएंगे या फिर उसके राइट जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, हाँ लेकिन वो सर। कैलकुलेशन होगी कैसे? सर तो मतलब पहले मतलब ऐसे 3 राइट्स और वाला लगा, मतलब डी तक पहले कर लेंगे, डी का एक स्क्वायर मान तुम के। डी पे जा रहे हो, हाँ। ओ से और डी जा रहे हो, हाँ। मतलब 3 राइट और 5 अप। हाँ सर। ठीक है, डी पहुंच गए। सर उसके बाद फिर अगर डी तुम डी से। पे पहुंच गए तब तो कुछ करना ही नहीं है, फिर डी से बी तक जाओ। हाँ सर। तुम फॉरबिडन रीजन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी से तुम कुछ भी कर लो, ए बी सी डी के अंदर नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट मूव डाउन और यू कैन नॉट मूव लेफ्ट। तो डी पे पहुंचने में तुम सेफ हो चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डी पर सर पहुंचने के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिमिलरली बी तक, बी पे भी वैसे ही होगा। फिर बी बी पर पे भी पहुंच वैसे ही के होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक अगर डी तुम बी से लेकिन पहले एक इशू है, यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे मान लो, तब दिक्कत है। यहाँ से तुम ऊपर नहीं आ सकते, तो बी को तुम कंसिडर ही क्यों कर रहे हो? बी पे तो दिक्कत है ही नहीं, बी या डी पे तो दिक्कत है ही नहीं, वो केस बनाने का मतलब ही नहीं है ना यार। दिक्कत तो उन पॉइंट्स पे है जो ए और बी के बीच में है, या जो ए और डी के बीच में है, दिक्कत तो वहां पे है ना। चलो, तो मैं कह रहा था कि जब मैंने क्वेश्चन कराया उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद, एग्जैक्ट याद नहीं है, ये क्वेश्चन आर्मो में आ गया और लोग जो है हंसी खुशी करके आ गए। तो कभी जेई में क्वेश्चन फंस जाता है, कभी ओलंपियाड में फंस जाता है। इसलिए जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, केवल वो क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ के और बैठ मत जाओ, उनके वेरिएशंस बनाओ कि ये क्वेश्चन में अगर ये और कंडीशन लगा दी होती तो कैसे होता, उसको डिस्कस करो, स्पेशली पीएनसी में। भाई जो आ चुके हैं क्वेश्चन वो तो तुम्हें डिस्कस हो ही जाएंगे डाउट क्लास में, मैं बता ही दूंगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता तो क्या होता, ये जब तुम सोचोगे तो उसका फायदा मिलेगा, थिंकिंग तो हमारी और बेटर इंप्रूव होगी। हो सकता है कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में फंस जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो इसको हम लोग जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन होमवर्क में करो, आराम से सोचो,
इसके बारे में। और अब तुम जेई के आए हुए सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो भी चीजें जेई के बाहर हैं सिलेबस के, अभी हैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए वेट करो क्योंकि जेई के बाहर जाने का कोई मतलब है नहीं अभी। जितना जेई में कंटेंट है उतना ठीक से पढ़ेंगे। बुकलेट आज फिनिश करनी है और सबमिट करना है हम लोग, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेवल, फिर जेई आर्काइव्स, और अगर हो पाया तो लेवल 1, नहीं हो पाया तो लेवल 1 हम लोग कल बाद में करेंगे। टाइम क्या रहेगा कल? मैं बता दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, इवनिंग में ही होगा, ठीक है। फिर रात में रख सकते हैं। और हाँ रात में रखेंगे। रात में रख सकते हैं। कल स्ट्रेट लाइन शुरू होगा मैच में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, स्ट्रेट लाइंस। तो बुकलेट और थोड़ा रिवीजन कर लो 10th स्टैंडर्ड का। सर बुकलेट मैं लेवल 2 के साथ देनी है ना? हाँ लेवल नहीं, बुकलेट का सॉल्यूशन कह रही हो ना, जो आज जो सबमिट करना है उसमें लेवल 1 तक मैंडेटरी है, लेवल 2 दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन लेवल 1 तक मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना हर एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइंस कौन से यस खाएगा? स्ट्रेट लाइन गौरव सर। और कौन से करो? सर उसका पीएनसी वाला भी पार्ट भी वही करवाएंगे या आप करवा दोगे? किसका पीएनसी पार्ट? आपने बोला ना आप स्ट्रेट लाइन से भी कुछ पीएनसी वाला कुछ फंक्शन पढ़ाई रहा हूँ अच्छा ना, वो तो फंक्शन से पढ़ाई रहा हूँ ना। तो अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी 10th स्टैंडर्ड की, उसको एक बार रिवाइज करें ना, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो वहीं से स्टार्ट होगा, वो बेसिक से है ना, तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी में पढ़ा है। अच्छा